Let's continue. क्लासरूम बोर्ड्स आपसे भली भांति परिचित है। अब एक छोटी सी बात है, दोनों में से कौन से बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा पसंद करोगे? जो साफ, क्लियरली जो साफ। अब होता क्या है कि देखिए, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी सबकी आदत होती है, किसी की होती है, कोई इस चीज़ को पहले से ही समझता है। जब हम लोग कोई भी क्लास ले रहे होते हैं तो क्लास में हमने पूरा हम लोग कम्प्लीटली काम करवा देते हैं। काम करवाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उस बोर्ड को एज इट इज जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्लास से निकलने से पहले इधर आप खुद उसको बोर्ड को साफ कर दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम ऐसा है कि जिसमें बच्चे लिख रहे थे, आपने कोई वर्क करवाया बट बच्चों का भी लिखना पेंडिंग है, तो उस केस के दौरान आप किसी न किसी एक स्टूडेंट्स को उस चीज़ की ड्यूटी जरूर दीजिए कि नेक्स्ट टीचर्स के आने से पहले ये बोर्ड पूरा वाइप ऑफ हो जाए, इरेज हो जाए कंप्लीटली। क्योंकि जब नेक्स्ट टीचर आएगा तो उसको अगर ये इस साइड वाला बोर्ड अगर मिलेगा तो शायद इसका मूड बहुत खराब होगा, उसकी एनर्जी टोटली लो हो जाएगी ज़्यादा देर उसके कंपेरिजन। तो इसलिए हमारी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि हमारा बोर्ड जब हम क्लास कंप्लीट करके बाहर निकले तो हमारा बोर्ड एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसकी ड्यूटी अपॉइंट करेंगे ताकि नेक्स्ट टीचर के लिए बोर्ड पहले से ही रेडी रहे। नेक्स्ट, मेक श्योर टू क्लीन द बोर्ड आफ्टर द क्लास। जब भी आप क्लास से बाहर निकले तो आपका बोर्ड क्लीन करके यूज द स्पेस वेरी वाइजली। जो पूरा का पूरा आपका बोर्ड है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, उसके स्पेस को अच्छे तरीके से यूज कीजिए। ये नहीं है कि हाँ हमने बस उसका यूज करना है और हम कहीं पर भी कोई भी वर्ड लिख दे। जैसे अगर आप इस बोर्ड को अगर आप देखोगे तो ये सबको अच्छा लग रहा होगा, देखने में सुंदर है, डिजाइन अच्छे से की गई है, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से है, सब कुछ नीट एंड। और इससे पहले जो बोर्ड हमने दिखाया था उस बोर्ड के ऊपर शायद किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। तो पहली बात, हम क्लास से बाहर जब निकलेंगे हमारा बोर्ड इरेज होना चाहिए, वाइप होना चाहिए और उसकी स्पेस को हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। मैक्सिमम यूज ऑफ बोर्ड स्पेस, पूरा कंप्लीट बोर्ड का, ये पूरा बोर्ड है तो इसके पूरे कंप्लीट हिस्से को यूज कीजिए। ये नहीं कि थोड़ा सा हमने यहाँ से यूज कर लिया, थोड़ा सा यहाँ से कर लिया, थोड़ा सा यहाँ से कर लिया, इस तरह की कोई भी चीज हम नहीं करेंगे। एनर्जी शायद आज मिस हो गया। एनर्जी विल गेट फ्लो व्हेन यू इरेज और वाइप ऑफ इफेक्टिव। जब आप कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद आपने थोड़ा सा लिखा, फिर से उसको साफ कर दिया, फिर थोड़ा लिखा, फिर उसको साफ कर दिया, उससे बार बार जब आप ये चीजें करते हैं तो आपकी एनर्जी फ्लो होती है। इसीलिए पूरे बोर्ड को अच्छे से यूज कीजिए। जुडिशियस यूज ऑफ बोर्ड, बोर्ड का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, और बोर्ड के ऊपर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हम देखें तो बोर्ड के ऊपर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि हम डेट डे ये मेंशन करते हैं हम लोग क्लास में देते हैं, हम सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। जब न्यू टीचर आता है तो अपना सब्जेक्ट मेंशन करें कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ द डे ऑन अल्टरनेट बेसिस, ये चीज है नहीं, अगर आप चाहें तो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड स्पेसिफिक लैंग्वेज टीचर के लिए है, इंग्लिश का एक वर्ड आप डेली बेसिस पे शुरू कर दीजिए और जहाँ भी आपकी क्लास है जाकर बोर्ड के ऊपर लिख दीजिए, सबसे टॉप में लिख दीजिए। जहाँ पर्टिकुलर उसी टीचर की क्लास है, वो इंचार्ज है, तो वो वर्ड पूरे दिन बच्चों के सामने रहेगा, वोकैब इंप्रूव होगी। चल रहा है सर ये हम सब ये चीज चाहते हैं कि हमारे बच्चों की वोकैब अच्छे से अच्छी हो। अगर हम डेली एक वर्ड अगर दे देते हैं बच्चे को और बच्चा उस वर्ड को पूरा दिन देखता है, और बाकी अदर टीचर अगर ये हैबिट बना ले कि जाती हम जो भी अदर टीचर भी हैं कि जाती उस वर्ड को सिर्फ एक बार बच्चों से बुलवा दें, तो एक वर्ड को एक बच्चा पूरे दिन में 6 से 7 बार बोलेगा, तो उससे उसकी वोकैब इंप्रूव होगी। एटलीस्ट हम लोग 200 दिन, वैसे सीबीएसई की बोर्डिंग 220 से 225 दिन स्कूल लगता है, अगर हमने 200 दिन भी ये काम किया तो एक बच्चे के पास 200 नए वर्ड रेडी हो जाएंगे। या फिर हम सेंटेंस ऑफ द डे कर सकते हैं, अगर हम वर्ड की बजाय एक ही वर्ड करके एक ही सेंटेंस कर दिए। जैसे हम लोग सब ये कहते हैं कि बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करते, हम लोगों ने उनको कॉमन सेंटेंस बताए ही नहीं है। अभी भी कुछ क्लासेस के अंदर, मैं क्लास का किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बच्चे ऐसे बोलते हैं मे कम इन सर,
में कम इन सर, उनका आई गायब है और ये सब आप लोग खुद भी देखते हो। तो अगर हम कुछ उनको सेंटेंस अगर उनको मॉर्निंग में अगर दे दें, एक सेंटेंस हमने एक दिन में दे दिया, तो सोच के देखो कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन आपके पास कितने सारे नए वर्ड बच्चों को सिखाने के लिए और कितने सारे सेंटेंस आपने सिखा दिए। आप ऑल्टरनेट डेज पे काम कर सकते हैं, एक दिन वर्ड एक दिन सेंटेंस, एक दिन वर्ड एक दिन सेंटेंस, 100 वर्ड हो जाएंगे, 100 सेंटेंस हो जाएंगे। जिस बच्चे ने अगर 100 सेंटेंस जो कॉमन यूज होते हैं वो 100 सेंटेंस अगर किसी बच्चे ने सीख लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होती है क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर उस तरह की चीज़ों में कभी वो पीछे रहता है जब वो बच्चा ये चीज़ें सीख जाएगा। अटेंडेंस हम लिख सकते हैं, टोटल कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, ड्यू कितने हैं, होमवर्क डायरी, ये सब आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिस चीज़ का अच्छे से कर रहे हैं। बट फिर भी ये एक पैटर्न होता है कि हम क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हमारे बोर्ड। इसके अलावा जब हम राइटिंग की बात करते हैं, बोर्ड पे राइट करते हैं, तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है, बट ये होता है, मेरे साथ भी होता था कभी। जब हम लिखते हैं तो हमारा एरोप्लेन यहाँ से चलना शुरू होता है, एरोप्लेन यहाँ ऊपर तक पहुँच जाता है। कई बार हम लोग इस तरीके से फ्लाई करते हैं, किसी का यहाँ से यहाँ तक। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी। हम कोशिश करें कि हाँ हम सीधी लाइन के अंदर हम जितना हम पॉसिबल कर सकते हैं। एक बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है, सुनने में मिलता है कि बच्चों की सभी की हैंड राइटिंग गलत है, मतलब गलत इन द सेंस अलग है। हालांकि कुछ हद तक सोचे तो ये ठीक भी है। फिर एक क्वेश्चन उठकर आया था जैसे कि जब पढ़ाने वाला टीचर एक है तो सभी की राइटिंग अलग कैसे हो सकती है। तो यही था कि हाँ हर बच्चे का स्टार्टिंग में जो बेस था वो अलग अलग तरीके से बना था, किसी ने कैसी फॉर्मेशन सीखी है, अलग अलग स्कूलों से बच्चे आते हैं तो अलग अलग फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज टीचर की बात करें, इंग्लिश और हिंदी जो टीचर, हम लोग स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन जब सेशन स्टार्ट होता है उस टाइम पे उन बच्चों को फॉर्मेशन बता दीजिए, नोटबुक में फॉर्मेशन लिखवा दीजिए। आपको कैपिटल ए बनाना है तो ऐसे बनाना है, आपको स्मॉल ए बनाना है तो ये बनाना है, आपको वर्णमाला बनानी है तो ऐसे बनानी है, स्वर व्यंजन इस तरीके से बनानी है। या अपने क्लासरूम के अंदर एक चार्ट लगा दीजिए जिसमें आपकी हिंदी वर्णमाला और अल्फाबेट्स और नंबर, ये तीनों चीज़ों का चार्ट को लिखो और बच्चों को एक ही इंस्ट्रक्शन हमें देनी है कि आपने इन्हीं फॉर्मेशन को फॉलो करना है। हालांकि वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा उस चीज़ को आने में, बट अगर बच्चों को ये पता है कि मुझे बनाना ही यही है तो वो कुछ न कुछ करके वहाँ पे उस चीज़ को बनाना शुरू करेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे, उससे आगे कर देंगे, बट कहीं ना कहीं हमारा काम आसान होने वाला है। इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं। हैंडराइटिंग हमारी साफ होनी चाहिए, एकदम क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। लेटर फॉर्मेशन और स्पेलिंग्स का हम खास ध्यान रखेंगे। हम जनरली गलती कर देते हैं कई बार लिखने में, मुझसे भी हुई, तो गलती कर देते हैं, तो हमने ये ध्यान रखना है कि वो गलती एटलीस्ट जब हम क्लास में जाएँ तो उस टाइम पे ना हो, हमें पहले ही ध्यान रखना है। सीनियर क्लासेस में इतना इशू नहीं होता, जनरली जूनियर क्लास में एक एक छोटी छोटी स्पेलिंग को ध्यान में रखा जाता है और पेरेंट्स भी उस चीज़ को नोट करते हैं, हम सब भी उस चीज़ को नोट करते हैं। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हम घर से एक बार देख कर आए, अगर आपको लगता है कि कोई टिपिकल वर्ड है उसकी स्पेलिंग 1-2 बार या तो खुद लिख कर देख लीजिए या कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। बट बोर्ड पे जब हम लिख रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी स्पेलिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। बच्चों के सामने आपकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए जिससे बच्चा ये सोचे कि मेरे टीचर को पता नहीं था, अदरवाइज फिर वो घर जाकर सबसे पहले यही बताएगा कि मेरे टीचर को तो इसके बारे में नहीं पता था, उसने इसकी स्पेलिंग गलत की है। स्पेसिफिकली प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेस के अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा है। होमवर्क चेक एंड करेक्शन वर्क। होमवर्क चेक के लिए हमारी सबसे बड़ी समस्या, हम सभी टीचर्स की समस्या रहती है कि हम होमवर्क चेक कैसे करें, करेक्शन वर्क कैसे करें, क्योंकि टाइम कम होता है, लोड ज़्यादा होता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आप लोगों के सामने कि बच्चे टाइम पे अपनी नोट को कंप्लीट नहीं करते, ये सबसे बड़ा इशू है, हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर है। तो उस केस के लिए छोटी सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। लाइक अगर आपने आज कोई काम करवाया है, आपने बच्चे को लिखने के लिए कोई क्वेश्चन दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन क्लासरूम में रफ कॉपी में लिखवाए हैं, घर से उसको फिर कॉपी में रखकर लेकर आने थे।
आप अगले दिन नेक्स्ट डे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी बच्चों की नोटबुक चेक करने के लिए बैठिए, नहीं कर सकते आप, नहीं ऐसा करोगे तो सिलेबस नहीं होगा। बट इतना हम कर सकते हैं कि सभी बच्चों को क्लास में आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करवाने के बाद 1 मिनट के लिए सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि अपनी जो फेयर नोटबुक है वो निकाल के अपने डेस्क पे रख लो और सिर्फ एक राउंड लगाकर ये चीज चेक कर लो कि बच्चा होमवर्क कंप्लीट करके आया है, उसका रिटर्न कंप्लीट है या नहीं। अगर उसका रिटर्न डेली बेसिस पे कंप्लीट होगा, आपकी नोटबुक इनकम्प्लीशन की समस्या खत्म हो जाएगी। सेकेंड थिंग, बच्चा उस चीज के लिए अलर्ट रहेगा कि मेरा टीचर जाते ही मेरी नोटबुक जरूर देखेगा। वो चेक बेशक ना करे लेकिन वो देखेगा जरूर कि लिखा है या नहीं लिखा है। तो हम इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर ताकि कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। वरना जनरली ये चीज देखते हैं कि एग्जाम आने से पहले हम सब ये ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं किसकी नोटबुक पेंडिंग है, किसकी कंप्लीट नहीं है, फिर वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और एट लास्ट हमारे पास एक फोटोकॉपी का ऑप्शन बच जाता है जो हमें नहीं देना होता। बट मजबूरियाँ कुछ ऐसी होती है, होमवर्क कंप्लीट करना है तो आप फोटोकॉपी करवा लीजिए ताकि वो बच्चा एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। होमवर्क चेकिंग के लिए आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं इस तरीके से। आप कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर हर एक टीचर अपना रिपोर्ट नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्क है। वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने आपकी क्लास में आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई न कोई एक बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो सारा काम टाइम पे करके आता है, जिसका करेक्शन वर्क ओके है, जिसकी मिस्टेक्स नहीं होती। उस बच्चे को बोलो आपकी उसी नोटबुक में जो आपके सब्जेक्ट की नोटबुक है लास्ट के पेज पे इस तरीके का रिपोर्ट बना दीजिए। ये आपके नेम्स होंगे जो बच्चे हैं, 2 पेज पे रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये चैप्टर नंबर है, जिसका चेक हो गया टीचर ने चेक कर दिया, सामने वाले बच्चे को इतना ही इंस्ट्रक्ट करना है आपने कि जब आपके साइन हो गए कंप्लीट है तो यहाँ पे टिक कर दे, ओके कर दे, बच्चा आपने साइन कर दे, जो भी आप बनाना चाहते हैं। इससे आपको क्या होगा, जब भी आप उस बच्चे की इस नोटबुक को खोलकर देखेंगे तो आपके सामने वो रिपोर्ट आ जाएगा कि कौन सा बच्चा ऐसा जिसने अभी तक इन चैप्टर्स की नोटबुक चेक करवाई ही नहीं। ये गलतियां हमसे कई बार होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोटबुक चेक करने बैठते हैं, एक पूरा सेट हम निकाल देते हैं, उस दिन पर्टिकुलर वो बच्चा एब्सेंट होता है या ड्यू टू एनी रीजन वो बच्चा नोटबुक घर भूल आया है या इनकम्प्लीट है, कुछ भी रीजन की वजह से उस बच्चे की एक तो बच्चे की नोटबुक जरूर मिस हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि हमने उस क्लास की नोटबुक चेक कर ली। अब दोबारा उस बच्चे का नंबर आता है जब हमारी नेक्स्ट चेकिंग आती है और बाय चांस कई बार ऐसा होता है, किस्मत ऐसी होती है कि दोबारा से वो बच्चा उस टाइम पे भी वो बच्चे एब्सेंट हो जाता है या उसका काम कंप्लीट नहीं होता। तो इस तरीके से करते करते कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनकी नोटबुक अनचेक ही रह जाती है। तो इस तरीके के रिकॉर्ड से आप ये चीज मैनेज कर सकते हैं कि किसकी नोटबुक चेक है और किसकी नोटबुक अनचेक है। आप नोटबुक में लास्ट पेज पे या 1-2 पेज स्किप करके वहां पर ही रिकॉर्ड बना सकते हैं। बच्चे को बनाना है, आपको नहीं बनाना है। आपको बच्चे को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप नोटबुक चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप अपना कोई साइन बना लीजिए कंप्लीट का, कंप्लीट लिख दो वहाँ पे या कोई मार्क बना लो, स्टार बना दो, सी बना दो, ए बना दो, बी बना दो, कुछ भी बना दो। बच्चे को बोलो कि ये वाला साइन अगर आपको दिखे तो कंप्लीट पे टिक कर दो यहाँ पे, अगर ये नहीं दिखे तो नहीं कर। बस सिंपल सा इतना ही बनाना है आप लोगों ने, उससे आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, आपके ऊपर अलग से बर्डन नहीं आएगा किसी भी तरीके। तो होमवर्क चेकिंग के लिए आप काम कर सकते हैं। एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये लाइन आप लोगों ने सभी ने सुनी भी होगी, एक मूवी से ये लाइन है। हर बच्चे का रिपोर्ट जरूर रखिए प्लीज अपने पास, उनका परफॉर्मेंस का रिपोर्ट, एकेडमिक रिपोर्ट, उनका बिहेवियर, उनके होमवर्क का रिपोर्ट, और पेरेंट्स के टच में जरूर रहें। आप जिस क्लास के इंचार्ज हैं उस क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स के टच में रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर आपने आपके बच्चे के पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप उसके टच में रहते हैं, आप सारी चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं उनको, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने बच्चे को अगर मार भी दिया होगा तो बच्चा घर जाकर नहीं बताएगा। अगर बता भी दिया होगा तो सामने वाला पेरेंट्स को भी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस में है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई टीचर किसी बच्चे को जानबूझ के मारता है, हमारा मोटिव होता है कुछ ना कुछ।
हम या तो उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं या उसने कोई इनडिसिप्लिनरी एक्शन क्रिएट किया है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तभी हम किसी बच्चे को पनिश करते हैं। अदरवाइज कोई खुश नहीं है बच्चों को मार के, बच्चों की पिटाई करके। हम सब भी एज ए पेरेंट्स अगर हम अपने बच्चों के बारे में ये चीज़ सोचे कि हमने अपने बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में भेजा है, इस स्कूल में भेजा है, उसका टीचर अगर उसको मारे तो आपको कितना दुख होगा। तो सेम चीज़ उन पेरेंट्स के साथ भी होती है, बट हमें ये रियलाइज करवाना है, उनको ये कॉन्फिडेंस में रखना है कि हाँ, अगर मैंने आपके बच्चे को अगर पनिश किया है या उसको कोई होमवर्क दोबारा करने के लिए दिया है, रिपीटिशन में कुछ दिया है, तो वो उसके फायदे के लिए दिया है, ना कि नुकसान के लिए। पेरेंट्स के साथ में टच रहें, बेनिफिशियल रहें। सीटिंग अरेंजमेंट, हम लोग क्लासरूम में जनरली जो क्लासरूम की सीटिंग ये होती है 3 रो है, इस तरीके से बनी हुई है बेंचेस लगी हुई। हम सीटिंग अरेंजमेंट अपने तरीके से कर सकते हैं, बट वो ये होता है कि आप एज ए सब्जेक्ट टीचर कोई और सीटिंग चाहते हैं, दूसरा सब्जेक्ट टीचर कोई और सीटिंग अरेंजमेंट चाहता है, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता कि हर पीरियड में हम इसको चेंज करें। या तो ये हो कि हम प्लान आउट भी करें कि इस पर्टिकुलर क्लास के लिए सीटिंग अरेंजमेंट ये रहेगी, इसके लिए ये रहेगी, उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हो आपकी हायर मैनेजमेंट से। सीटिंग मैनेजमेंट अलग अलग तरीके की है। जनरली ये जो सेंटर में फोटो है ये हम लोग देखते हैं स्कूल्स के अंदर। सीटिंग अरेंजमेंट एक यही होती है जिसमें आपको ये 2 यू शेप में आपको ये दिखाई देगी, या फिर यहाँ पर भी हो सकती है एक स्क्वायर शेप में, यहाँ पर सेंटर में टीचर होता है, ताकि टीचर सभी के साथ कनेक्ट रहे, सभी के साथ में एक इंटरेक्शन बनाकर, आई कॉन्टेक्ट बनाकर सभी को देख सके कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितना सीख रहा है। अदरवाइज जो ये अरेंजमेंट है जो सेंटर में है, इसमें हम लोगों के लिए परेशानी ये होती है कि जो दीवार के साथ वाले बच्चे होते हैं, इधर वाले और उधर वाले, उन बच्चों को हम इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि साइड से निकलने का स्पेस नहीं होता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी टाइम। रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी 5 टीचर प्लीज आगे आइए, इसका भी नहीं, कोई भी नहीं आता, चलिए नो इशू। अटेंडेंस आपकी लगनी चाहिए, अटेंडेंस करनी है थोड़ी सी। आपको ये आइसक्रीम स्टिक्स दी जा रही है, पेन होंगे आई थिंक सभी के पास, ठीक है। आप सबने अपने अपने नाम लिखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे प्लीज। अगर सेम नेम है मतलब किसी का तो आप सर नेम लीजिए ताकि डिफरेंशिएट हो सके। डन, एक बार कलेक्ट कर दो। हमारे बीच में गुड़िया है, बेटा आ जाएगा, आ जाओ बच्चे करें बच्चे। इनमें से आपको कोई भी 4 स्टिक उठानी है, उठा लो। आके बंद के उठाओ। ग्रीन का क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये नेम दिए गए हैं, आपको नेम की स्पेलिंग नहीं पढ़नी, बट कलर पढ़ना है। ये ब्लू है तो आपको इसको ब्लू नहीं पढ़ना, सिर्फ ब्लैक पढ़ना है। ये ग्रे है तो ग्रे है, ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक। इस तरीके से आपको एक वर्ड्स को लिखना है। प्लीज आइए, स्पेलिंग नहीं पढ़नी, कलर पढ़ना जो स्पेलिंग नहीं पढ़नी है, स्पेलिंग नहीं
पढ़ना है? प्लीज स्टार्ट। थोड़ा जोर से बोलिए सर। मैं जिस कलर के वर्ड है ना वो बता दें आपको। मैं आपको ब्लैक जैसे कलर याद रखना है। कोई टेक्स्ट का कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर तो ब्लू से वो आपको पढ़ना है। जैसे ब्लैक लिखा हुआ है बट है वो ग्रीन कलर, तो आपको ग्रीन होना है। मतलब स्पेलिंग किस कलर में है? ब्लैक। हाँ कलर पढ़ना है। एक मिनट में इसका एक मिनट ग्राउंड ओके ग्रीन येलो सर। आगे नेक्स्ट पर्पल। नेक्स्ट अब आगे आ जाइए आराम से देखिए ग्रीन। ग्रीन नेक्स्ट ओके नेक्स्ट ओके नेक्स्ट येलो। आगे करो नेक्स्ट कंटिन्यू करो पर्पल। पर्पल ब्राउन। ब्राउन ब्राउन। ब्राउन एक बार ब्लैक थैंक यू नेक्स्ट मिसेस मीना रानी येलो। ऐसे पढ़ना है येलो येलो ब्राउन ब्राउन पर्पल येलो ब्राउन ब्राउन येलो ग्रीन येलो ग्रीन पर्पल ब्राउन ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है इसको लाइट की वजह से प्रॉपर्ली शो नहीं हुआ नेक्स्ट अनिल सर ब्लैक तो है ही नहीं सर। ब्लैक तो कहीं नहीं। जी हां इसमें तो ब्लैक ही लग यार क्या बोल रहा है ब्राउन है नहीं सर। ब्राउन ऑरेंज है सर। ऑरेंज रेड है ना। चुप रहो। एक बार स्टार्ट करते हैं बात स्टार्ट डोंट डिस्टर्ब करने दो सर। येलो डार्क ब्राउन येलो ब्लू ब्राउन ब्लू ब्लैक ब्लैक स्पेलिंग है सर। हम ये क्लासरूम में कर सकते हैं यहाँ पर लाइट का इफेक्ट अलग हो सकता है। इस तरह की अगर आइसोलेटिंग एक्टिविटी आपने करवानी है, कभी आपको लगता है कि आपका पढ़ाने का मूड नहीं है और स्पेसिफिकली कई बार होता है ऐसे टीचर्स के साथ कि नहीं आज हमें पढ़ाना नहीं है और आज हमें बच्चों को कुछ और किसी एक्टिविटी के अंदर इंगेज करना है, तो आप इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं क्लासरूम में। अब आप सोचिए कि इसके लिए आपको फिर मोबाइल फोन का यूज होगा। यस होगा और आप यूज कर सकते हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ योर मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट की परमिशन लीजिए। आपको पर्टिकुलर ये काम करना है, ये एक्टिविटी करवानी है, उस एक्टिविटी को करवाने के लिए आप
कर सकते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। दैट इज मच इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव आल्सो। असेसमेंट टाइम इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर हम असेसमेंट टाइम भी आता है जब आप बच्चे का कोई टेस्ट लेते हैं या बच्चे से कोई ओरल क्वेश्चन सुनते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड आंसर इज 1 or 2 लाइन। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब 1 या 2 लाइन वाला है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर बच्चे से पर्टिकुलर वहीं उसके डेस्क पे खड़े कर कर ना लीजिए। उसके लिए आप बच्चे को आगे बुलाइए और उसको बोलिए कि वो उसका आंसर दे। उसका आंसर जब वो देगा तो वो आंसर सारी क्लास सुनेगी। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा जिस डेस्क पे है उससे आगे वाले बच्चे को वो चीजें सुनती है, पीछे वाले उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए हमें ये काम करना होता है कि आंसर जब देना है तो हम उस बच्चे को आगे बुलाएं। अगर वन वर्ड आंसर है तो वो अपनी सीट से इसका रिप्लाई दे सकता है, बट उसकी जो आवाज है वो थोड़ी सी लाउड होनी चाहिए ताकि वो सभी को सुनाई दे। एक स्लिप मेथड होता है, स्लिप्स का मेथड होता है। उस स्लिप्स के मेथड के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। आप जिस क्लास के अंदर पढ़ाते हैं या क्लास इंचार्ज ये काम कर सकते हैं, सभी बच्चों के नाम की स्लिप बनाकर एक किसी बॉक्स में या किसी कप में डाल के वहां पर ऑलरेडी रखेंगे। वो हर टीचर के लिए काम आएंगे। अब होता है क्या कि हम जनरली क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ पर्टिकुलर बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बार जवाब देते हैं, वो हाथ ऊपर कर लेते हैं, और हमारी आदत होती है कि हम या तो उनसे पूछेंगे जिनका हाथ ऊपर है, या उनको छोड़ देंगे जिनका हाथ ऊपर नहीं है, यानी कि जिनका हाथ नीचे है। हम इस तरीके से हर बार की ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो उससे बच्चा आपको प्रेडिक्ट कर सकता है कि टीचर ने तो उन्हीं से पूछना है जिनका हाथ नीचे है, चलो कोई बात नहीं आता तो भी हाथ ऊपर कर लेता हूँ, क्या जाता है, क्योंकि टीचर ने उससे पूछना नहीं है। इस वजह से तो टीचर कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे के अंदर ये होना चाहिए कि क्या पता मेरा नंबर कब आ जाए। तो उसके लिए आप स्लिप मेथड यूज करें, और स्लिप मेथड में सभी बच्चों के नाम है। आप जैसे कि यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स निकालिए, उसी तरीके से स्लिप निकालिए, किसी का भी नाम आ सकता है। आप ये काम क्लासरूम में कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन पूछने या जब असेसमेंट कर रहे हो। व्हाट टू डू इफ समवन नॉट आंसर्स, क्या करें जब कोई बच्चा जवाब नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आती है, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारा मन करता है इसको मुर्गा बना दें, हमारा मन करता है इसको क्लास से बाहर भेज दें या डंडा लेके इस पर 4-5 थप्पड़ लगा दें। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन जो तरीका बताया गया है वो ये बताया गया है कि आप उस बच्चे को, ठीक है, आप लास्ट में खड़ा कर दीजिए, कोई इशू नहीं, बट दूसरे बच्चे से जो बच्चा अच्छा है उसी क्वेश्चन को रिपीट करवाइए ताकि वो दूसरा बच्चा उसका आंसर दे। और जिस बच्चे ने आंसर नहीं दिया उसको अलर्ट करो कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी ये बच्चा देगा, आपको सुनना है और आप उससे दोबारा पूछेंगे। इससे वो बच्चा अलर्ट होगा, वो उस बच्चे की बात को सुनेगा, और फिर उसके बाद आप जिस बच्चे ने आंसर नहीं दिया है उस बच्चे से दोबारा वो चीज़ पूछिए कि उसने कितना सुना और कितना उसने आंसर दिया। इससे बच्चा अलर्ट रहेगा और बच्चे को पता होगा कि हाँ मुझे क्या करना है और क्या जवाब देना है। टीचिंग और रीडिंग टाइम, जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में जैसे सब्जेक्ट टीचर है रीडिंग करवाते हैं। रीडिंग करवाते टाइम क्या क्या हो सकती है। व्हेन यू गो फॉर रीडिंग ए पर्टिकुलर लेसन और टॉपिक, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, या इसके अंदर कौन सा वर्ड आने वाला है, इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस का हर एक टॉपिक किसी न किसी प्रैक्टिकल डेली लाइफ के एप्लीकेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो वो चीज़ें हमें पहले ही सोच के जानी होती है कि जब बच्चा ये कहेगा कि मुझे थ्योरी समझ नहीं आई तो मैं क्या ऐसा एग्जाम्पल दूँ जिसकी वजह से वो बच्चा डेली लाइफ के प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट वहाँ पर कर ले, जिससे वो उसको रिलेट करेगा, रिलेट करके शायद वो ज़्यादा इजीली समझ सकता है। मार्क डिफिकल्ट वर्ड एज D1, D2 एक्सेट्रा। जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जिसके आप स्पेलिंग लिखवाते हो, एडिकेशन लिखवाते हो, उनको पहले से ही अपनी खुद की जो बुक होती है उसके अंदर D1, D2 करके मार्क कर दो। ये डिफिकल्ट वर्ड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपका टारगेट भी कंप्लीट होगा। आपको पता है कि 20 वर्ड लिखवाने हैं तो टारगेट D20 तक लेके चले जाओ, वरना कई बार ऐसा होता है, कई बार हम 15 पे अटक जाते हैं, कई बार हम 25 तक पहुंच जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो ये छोड़ दो आगे वाले लेंगे, ये छोड़ दो आगे वाले लेंगे। इस तरीके से बीच में टारगेट मिस हो जाता है। जिन चीज़ों के हमें वर्ड मीनिंग बताने हैं बच्चों को
उनको W1, W2, W3 करके मार्क कर लो। इसका वर्ड मीनिंग हमें बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है। या तो आप खुद बताइए या बच्चे को टास्क दीजिए कि नेक्स्ट डे वो उसका वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करके आए। Always ask the students to use pencil to write or mark on a book. जब आप बुक पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे बच्चे को पर्टिकुलर बोलिए कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और आपको ये जो मार्किंग करनी है पेंसिल से ही करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बुक गंदी होती है, इंप्रेशन खराब होता है और कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर बच्चे उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता है। आजकल तो फ्लूइड को इतना कॉमन बना दिया गया है कि पूरी फाउंडेशन कर देते हैं। अगर एक पेज की 2 लाइन खराब होगी तो दोनों पे पूरे पे फ्लूइड लगा देंगे। तो पहले तो फ्लूइड इस यूज के लिए नहीं था, फिर इसका इन्वेंशन किया गया था, तो फ्लूइड का इस्तेमाल ना। आई कांटेक्ट विद ऑल, जब समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम पर्टिकुलर कहीं ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पढ़ानी है, वो हम लोगों को देखना होता है। Sometimes ask students to read and ask what we are reading or where we are. हम जनरली क्लास में करते हैं कि जब बुक पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम किसी बच्चे को खड़ा करके पूछते हैं कि बताओ बेटा हम कहाँ पहुँच गए। ये उनको अलर्ट करने के लिए होता है। सेकंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, सेकंड थिंग हम पर्टिकुलर जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पे किसी भी बच्चे का रैंडमली नाम ले लीजिए। जैसे मंजू मैम, इस तरीके से अगर आपने नाम लिया है तो वो बच्चा तो पर्टिकुलर अलर्ट होगा ही होगा, उसके साथ में दूसरे बच्चे भी अलर्ट हो जाएंगे और वो आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगे। मेक देम अलर्ट विद देयर नेम, इट्स ऑल फॉर योर सेल्फ हेल्प, आपकी खुद की हेल्प के लिए है ये और इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन आपके स्टूडेंट्स के बीच में जाता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे जब हम क्लास में रीडिंग करवाएंगे। टीचिंग एड्स जरूर यूज कीजिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है। कुछ टीचिंग एड ऐसे होते हैं जो स्कूल में अवेलेबल होते हैं, कुछ क्लास में होते हैं, कुछ में परचेज करने होते हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेट द टॉपिक विद डेली लाइफ, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका एक डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने साथ में जरूर रखें कि ये एप्लीकेशन हो सकती है इसकी, ताकि बच्चा रिलेट करके उसको जल्दी से समझ जाए। यूज मोबाइल फॉर टीचिंग पर्पज, कर सकते हो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं क्लास में कर सकते हो विद अ प्रायर परमिशन। आपको कोई ऑडियो सुनानी है, आपको कोई विजुअलाइजेशन दिखाना है, आपको कोई टॉपिक ऐसा कोई एक्टिविटी है साइंस की जो समझानी है जिससे आपको लगता है कि नहीं देखने से बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, तो आप वो काम कर सकते हैं। निपुण कार्ड फॉर प्री प्राइमरी और किंडरगार्टन, निपुण कार्ड पता है किसी को क्या होते हैं? कोई भी निपुण कार्ड होते हैं कुछ। चलिए निपुण कार्ड के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे हमारा आई कार्ड होता है, हम गले पे लटकाते हैं, ये हमारा आई कार्ड का पोर्शन होता है। अब यहाँ पर इस आई कार्ड की जगह एक कार्ड आ जाएगा, जनरली जो कार्डबोर्ड होता है सिंपल कार्ड, वो प्लेन होगा। उस प्लेन कार्ड के ऊपर आपको वो चीजें लिखवानी है जो आपको बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं। एक आई कार्ड की टाइप में होता है, जैसे हम साउंड पढ़ाते हैं एलकेजी यूकेजी के अंदर साउंड्स आ जाते हैं, तो हम साउंड से वर्ड, मान लीजिए अ की साउंड पढ़ा रहे हो तो अ वाले वर्ड लिखवा लो, ओ की साउंड है तो ओ वाले वर्ड लिखवा लो, मात्राएं जब पढ़ा रहे हो तो मात्राओं वाले वर्ड लिखवा लो, उसको बच्चे के गले में डालिए और बोलिए कि इसको पढ़िए। बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है क्योंकि वो उसके लिए एक नई चीज़ है। अगर सिर्फ आप बुक उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो बुक से उस चीज़ को पढ़ना कम पसंद करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ चुका है। नई चीज़ उसके लिए आएगी तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ना पसंद करेगा। निपुण कार्ड किसी भी साउंड के बनाए जा सकते हैं, 2 अक्षरों का जोड़, 3 का जोड़, 4 का जोड़, या फिर आपकी लाइन्स हो सकती हैं या पोएम्स हो सकती हैं, हिंदी कविताएं हो सकती हैं, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, निपुण कार्ड बना सकते हो। एक ऐप आई थी जादुई पिटारा, एक बार पहले भी डिस्कस हुआ इसके बारे में, जादुई पिटारा ऐप के बारे में। इस ऐप को एक बार प्लीज डाउनलोड करके जरूर देखो। इसके अंदर आप क्लास 5th तक इतना मटेरियल है कि आपको शायद दुनिया की किसी और अदर एक्टिविटी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए वहाँ पर आपको एक्टिविटी मिलेगी, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल घर से बनाई हुई चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटी है, वो आप अपनी क्लासरूम में कर सकते हैं इस जादुई पिटारा ऐप के थ्रू। बच्चों को डायरेक्टली दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो आपके घर में, तो इस ऐप का इस्तेमाल जरूर करें। टाइप्स ऑफ लर्नर, लर्नर अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ गुड लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करो, पहचानो,
कौन सा स्लो है, कौन सा एवरेज है, कौन सा गुड है। अगर किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो उसको जरूर प्रोवाइड करें। एक लाइन लिखी कि मम्मी ऑलवेज सर्व समथिंग फ्रॉम एवरीवन। घर में मदर अगर उसने कोई खाना बनाया है, अगर बच्चे ने ये बोल दिया कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है तो मुझे ये खाना है, तो मदर उस बच्चे के लिए वो खाना जरूर बनाते हो आप एज पेरेंट्स, बनाते हो, बच्चों को देते हो। तो यहाँ पर भी वही है, क्लासरूम में भी वही चीजें होती है कि ये नहीं कि एक पूरा पर्टिकुलर जो चीज हम पढ़ा रहे हो सभी के लिए पढ़ा दो। कई बार हम लोगों को कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ अलग करना पड़ता है और हमें इस चीज को पॉसिबल भी बनाना है कि हाँ हमें ये काम करना है। अगर हम बाकी क्लास को 5 काम करवा रहे हैं, 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो जो स्लो लर्नर है उसको 2 दे दीजिए। 2 जब वो करके लेके आएगा तो अगले दिन 3 दे दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। एक बार स्टार्ट करने की देरी होती है तो हम इस काम को शुरू करते हैं। मेक योर ओन रूल टू मैनेज द क्लासरूम। अपनी क्लासरूम को मैनेज करने के लिए अपने खुद के रूल बनाइए। कुछ हिंट होने चाहिए, जैसे क्या कर सकते हो, पेन डाउन व्हेन यू आर टीचिंग। जब आप बोर्ड पे लिख रहे हो या समझा रहे हो तो उस टाइम पे बच्चों को बोलो कि अपना पेन डाउन कर दो। पेन उनके हाथ में नहीं होगा। अगर पेन हाथ में होगा तो कुछ बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनका कंसंट्रेशन पावर बोर्ड से हटके नोटबुक पे आ जाता है। आप पेन डाउन का काम कर सकते हैं। When you are teaching, only your subject material on desk। एक रूल बनाइए कि जब आप कोई क्लास पर्टिकुलर क्लास लेने जा रहे हैं तो बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए कि मैं अगर आया हूँ, मेरा सब्जेक्ट अगर साइंस है तो आपके डेस्क के ऊपर सिर्फ साइंस से रिलेटेड बुक, नोटबुक, फेक कॉपी, रफ कॉपी, पेन, पेंसिल ये मिलनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट का मटेरियल नहीं चाहिए। सबके अपने रूल। उससे क्या होगा, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि वो बच्चा आप पढ़ा रहे थे, कई बच्चे होते हैं पीछे पीछे अपना दूसरे किसी सब्जेक्ट का काम कर रहे होते, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपको हर बच्चे की बुक, नोटबुक चेक करने के लिए कई बार हम राउंड देते हैं कि बच्चे के पास बुक है या नहीं, वो काम आसान हो जाएगा। राउंड लेने की बजाय आप एक काम और कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों को बोलो अपने डेस्क के ऊपर ही वहीं बैठे बैठे अपनी बुक हाथ में लो, ऐसे हाथ ऊपर करो, आपको अलग से दिख जाएगा किसके पास बुक नहीं है। आप ये काम कर सकते हैं। बोर्ड आपका इरेज होना चाहिए। टेस्ट टाइम के लिए हमें टेस्ट लेना होता है, हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, फिर हम जाकर बच्चों को बोलते हैं कि चलो एक एक पेज निकालो या टेस्ट की नोटबुक निकालो। इस तरीके से हम 2-3 मिनट अपनी खराब कर देते हैं, या सीटिंग अरेंजमेंट जो हमें करनी होती है। तो इसके लिए हमें पहले से ही बच्चों को बताकर जाना है। आपको पता है कि कल मुझे टेस्ट लेना है, तो पहले दिन बच्चों को बोलो मेरे आने से पहले एक पेज निकलना चाहिए, पेज के ऊपर नाम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर ये लिखा हुआ होना चाहिए, इसको यहाँ बैठना है, इसको यहाँ बैठना है, इसको यहाँ बैठना है। वो सिटिंग अरेंजमेंट आप पहले से करके जाएंगे और बोलो कि नेक्स्ट डे जब टेस्ट लेने के लिए आप फील्ड में आएंगे तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ें पहले से ही रेडी मिलेंगी, ताकि आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाए। आप अपने रूल बना सकते हैं। नोटबुक चेकिंग के लिए रूल बना सकते हैं। एक प्लीज नोटबुक एक्सचेंज का पैटर्न जो हमने रखा हुआ है उसको हम कंप्लीटली बंद कर दें। नोटबुक एक्सचेंज करने के लिए मत दी, आप नहीं देते हो, बच्चे ले लेते हैं। अपनी तरफ से इतनी कोशिश कीजिए कि नोटबुक एक्सचेंज ना हो। स्पेसिफिकली मैथ्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को खुद को सोल्व करना होता है। अगर एक बच्चे ने अपना काम कर लिया, उसके बाद वो नोटबुक पूरी क्लास में पास हो जाती है, वो बच्चे सारा काम कॉपी कर लेते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है, बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा। तो इससे तो अच्छा है कि हम वो काम ना करें। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उन अच्छे बच्चों को गाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको नोटबुक नहीं देनी। कई बार फिर भी वो दे देते हैं नोटबुक, तो आप एज ए टीचर इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको ये पहचान में आ जाता है कि इस बच्चे ने कॉपी किया हुआ है। एक बार पूछोगे तो बता देगा कि उसने नोटबुक ली। बस अलर्ट कर दीजिए कि बच्चा नोटबुक शेयर ना करे किसी के साथ। मॉर्निंग, लर्निंग, अर्निंग, ये एक वर्ड, 3 वर्ड जोड़े हुए हैं। मॉर्निंग में जब यहाँ पर बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर, मैंने देखा है कि तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट ऐसे होते हैं कि वो बच्चे सिर्फ क्लासरूम में बैठे होते हैं। वहाँ पर सबके बैग कमर पे ही रहते हैं, कोई नहीं उतारता।
क्योंकि उनको ये होता है कि बस थोड़ी देर में कोई आ जाएगा और हम क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। बच्चों की हैबिट ऐसी बनाइए, एक बार में नहीं होगा, काफ़ी बार करना पड़ेगा कि आप क्लासरूम में पहुंच गए, टीचर नहीं भी है तो भी लर्निंग वर्क वो कर सकेंगे। करेंगे अगर आप आदत बनाएंगे तो। बस सिर्फ बोलना पड़ेगा, बार बार उनको टोकना पड़ेगा, बार बार उनको बोलना पड़ेगा। अगर हम ये काम करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी कि हाँ बच्चा मॉर्निंग में आया है, उसके पास 10 मिनट है असेंबली से पहले, 10 मिनट अपनी नोटबुक निकाल के वो पढ़ेगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा उसका, कुछ ना कुछ सीखेगा। क्योंकि आप सबको पता है, हम सब कहते आए कि सुबह का पढ़ा ज़्यादा लंबे समय तक याद है। सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हैं, टीचर अपनी खुद की सेल्फ असेसमेंट करें, अपनी खुद की पढ़ाई की चीज़ों की रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं आप क्लासरूम में किसी टाइम की परमिशन लेकर, और अपनी पढ़ाई की रिकॉर्डिंग जो आपने बच्चों को पढ़ाया उसको देखो, उसको सुनो। उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम इम्प्रूवमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है तो खुद को शाबाशी जरूर दिया कि यस आज आपने बहुत अच्छा किया। खुद को शाबाशी देने से कभी मत कतराइए, और कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन आप खुद को तो अप्रिशिएट कर सकते हैं। आगे एक सेकंड, बॉडी लैंग्वेज आपकी जरूर सही हो, वो चीज़ आप बिल्कुल समझदार हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी है, पेंटर की कहानी है। एक बार एक मंदिर में एक बड़ा सा स्टैचू, बड़ी सी तस्वीर बनाई गई और एक पेंटर को बुलाया गया कि आपको इसमें रंग भरने हैं, कलर करने हैं। पेंटर ने अपनी पूरी मेहनत से उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे रंग भर दिए। लास्ट में उससे क्या हुआ, जो उसने उस मूर्ति की नाक पे जो कलर करना था वो तो कर दिया, उसके साथ में बाई चांस उससे गलती से एक छोटा सा कलर और लग गया उस नाक के ऊपर। तो पेंटर ने कहा मैं इसको दोबारा से पेंट करूँगा। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि इस जो तस्वीर है, मूर्ति है, इतनी दूर ऊंचाई पे रखी रहेगी, लोग नीचे खड़े होते हैं, किसी को क्या पता चलता है। बोला कि ठीक है, उनको नहीं पता, मुझे तो पता है मेरी कमी क्या है, मुझे खुद तो पता है कि मैंने क्या गलती की है। तो अगर आपको ये पता लग गया कि आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, देन प्लीज मेक इट। तो उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, उसको अपनी ईगो पे मत लेकर आइए कि नहीं मुझे किसी ने ये कह दिया कि आपको ये इम्प्रूव करना है तो आप नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी, हम सबके पास कुछ ना कुछ जरूर है, और जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बहुत कुछ बन जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और सेल्फ असेसमेंट करने में काम करें। Why instruction are important? छोटी सी हल्की सी 30 सेकंड की एक्टिविटी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, प्लीज क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए सभी। एवरीवन प्लीज, सभी अपनी आंखें बंद कर लो। शरीर प्लीज, नहीं देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लगा मैं हाथ हटा दूंगा। ओके, राइट, टच योर चिक, टच योर चिक। ठीक है, एक बार बिना हाथ हटाए आप आंख खोल सकते हो, दूसरों की तरफ भी देख लो, खुद की तरफ भी देख लो। होता क्या है, किसी ने दोनों हाथ से टच किया, किसी ने एक हाथ से टच किया है, किसी ने यहाँ हाथ लगाया था, किसी ने उंगली लगाई। कहने वाला मैं एक ही हूँ, लेकिन उसका रिएक्शन क्या है, अलग अलग। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, पर वो भी क्लियर, साफ इंस्ट्रक्शन। अगर मैं आपको ये बोलता कि आप सबको अपना राइट चिक टच करना है, राइट हैंड से करना है, तो शायद आप बिल्कुल सब सही करते हैं। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। तो हमें जो रिजल्ट बच्चों से चाहिए, उसके लिए पहले उन्हें बताओ कि हाँ हमें ये चाहिए है और आपको ये काम करना है। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। हम
बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवा देते हैं। क्वेश्चन लिखवाने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली सारा लिख लेगा, और फिर अगले दिन जब वो बच्चा नोटबुक चेक करवाता है तो हम देखते हैं किसी की डेट गायब है, किसी का डे गायब है, किसी ने लेसन का नाम नहीं लिखा, किसी ने ऑथर का नाम नहीं लिखा, किसी ने पोएट या पोएट्रेस का नाम नहीं लिखा, या किसी ने जो हम सुधार कार्य करवाते हैं वो लाइन नहीं लगा रखी है। इस तरह की चीज़ें हम नेक्स्ट डे नोटिस करते हैं। और जबकि होना क्या चाहिए, जब हम वो चीज़ लिखवा रहे हैं उसी टाइम हम ये इंस्ट्रक्शन बच्चे को देनी है कि आपको एक लाइन लगानी है, आपको डेट लिखना है, डे लिखना है, लेसन का नाम लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, सब कुछ आपको लिखना है पहले से। अगर हम ये इंस्ट्रक्शन पहले से ही देकर रखेंगे तो आपको आपके काम में बहुत मदद मिलने वाली है। आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ मेरा काम बहुत स्मूथली हो। Before you start teaching, give proper instruction. रीडिंग टाइम इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो कि पेंसिल बाहर होनी चाहिए, बुक ये बाहर होनी चाहिए, आपको साथ साथ पढ़ना है, वर्ड मीनिंग नोट करने हैं, डिफिकल्ट वर्ड नोट करने हैं, या कौन सा बुक का पेज नंबर आपको निकालना है और नोटबुक निकालनी, इस तरह की चीजें। नोटबुक में होमवर्क जब करवाते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन अलग होती है, उसको भी आप इंस्ट्रक्शन देकर आप अच्छा करवा सकते हैं। एग्जाम टाइम की इंस्ट्रक्शन, ये चीज मुझे बहुत लगता है यहाँ पे जरूरत है। एग्जाम टाइम के लिए हम लोग बाद में जब एग्जाम शुरू हो जाता है तो हम क्लासरूम में जाकर बच्चे को बोलते हैं कि नहीं आपको सेल्फ आंसर लिखने हैं, नहीं आपको क्वेश्चन लिखने हैं, या मतलब क्वेश्चन भी लिखने हैं। इस तरह की चीजें हम जाकर बच्चों को एग्जाम के दौरान बोलते हैं। उसमें क्या होता है, फिर कुछ बच्चा उनमें से कुछ चीजें कर चुका होता है, फिर वो तुरंत खड़ा होकर बोलेगा मैम मैंने तो लिख दी। ऐसी चीजें आपके सामने आती है तो आपको पता है कि एग्जाम है तो आप पहले दिन ये बताइए आपको ये काम करना है। एक एग्जाम के अंदर ब्लूप्रिंट एक वर्ड होता है, ब्लूप्रिंट। जो बोर्ड क्लासेस के टीचर हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा ब्लूप्रिंट एक वर्ड है। इस ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? ये ब्लूप्रिंट जानने का हक हर बच्चे का होता है। उस ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आपका पेपर कितने मार्क्स का है, उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स की एक्सरसाइज आएगी। क्वेश्चन में भी एक नंबर वाले ये हैं, 2 वाले ये हैं, 5 वाले ये हैं। एक्सरसाइज में फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, मैचअप है, जो भी वो जानने का हक हर बच्चे का है और आप उसको गाइड कीजिए। इवन बोर्ड सीबीएसई हमें ये भी देता है डिटेल्स कि एक पर्टिकुलर चैप्टर कितने नंबर का आएगा। सीनियर क्लासेस में हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है और हमें पता है, और बोर्ड में जो एग्जाम आता है वो उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो हम भी इस चीज को प्लान आउट कर सकते हैं और हम प्लान आउट करके बच्चों से डिस्कस करें कि हाँ ये चीज आने वाली है और आपको इस तरीके से आपका पेपर परफॉर्म करना है। इससे फायदा क्या होगा? इससे उन बच्चों के लिए बहुत फायदा होता है जो बच्चे थोड़ा सा स्लो रन है, जिनको ये होता है कि हाँ मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकता, लेकिन ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिससे मेरे 40 नंबर बन सकते हैं, वो उन 5 चैप्टर्स को पढ़ सकता है। या मेरे 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे मैं पास हो सकता हूँ, तो पूरे सिलेबस की वजह वो उन 2 चैप्टर्स को पढ़ सकता है। या किस चैप्टर में से मुझे एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा टाइम देना है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर ज़्यादा टाइम देना है, ये सारी चीज़ें हम प्लान आउट कर सकते हैं ब्लूप्रिंट से। तो ये चीज़ जरूर आप इसको नोटिस में लाएं। लाइफ स्किल्स, आप सब बहुत एक्सपीरियंस है, हम बच्चों से बात करते हैं, जनरली उनके एम के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उनकी हेल्प जरूर करें और उनको कुछ अच्छी चीज़ें जरूर सिखाएं ताकि वो आगे अपने टारगेट को अचीव कर सकें। एक और रियलिटी आपकी क्लास होता है ऐसा, जब आप बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, और पीछे बच्चे इस तरीके के काम करते हैं, इतना नहीं होता होगा, मान सकता हूँ, बट एक रियलिटी है। इतना नहीं होता कि एक्चुअली डेवलप है, बट होता है। कितनी बार आप लोग बोलते हो कि हाँ पीछे से कोई कागज आ गया है, बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि इसने मेरे को मार दिया, इसने मेरा पेन छीन लिया, इसने मेरी कॉपी फाड़ दी। तो इस तरीके के केस में आप पहले से बच्चों को आइडेंटिफाई करके रखें कि हाँ ये बच्चा ये हरकत कर सकता है, ये एक्टिविटी कर सकता है। आप बोर्ड पे लिखते लिखते उन बच्चों का नाम बोल दीजिए। बोर्ड पे लिखते लिखते वो बच्चा अलर्ट हो जाएगा, चाहे उसने कुछ किया भी ना हो तो भी आप उसका नाम बोल दीजिए, वो बच्चा अलर्ट हो जाएगा और आपको ऐसी सिचुएशंस दोबारा देखने को नहीं मिलेगी आपकी क्लास में।
वर्क हार्ड। हम सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। सुनिए, हम टीचर की मेहनत क्यों करते हैं? स्टोरी टाइम, छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा नहीं। एक बार एक जंगल में आग लग जाती, तो जो भी वहाँ पे लोग पहुँचते हैं थोड़ा बहुत, वो पानी डाल रहे आग को बुझाने के लिए। जब जंगल की आग इतनी जल्दी से बुझती थी, तो वहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया थी। वो क्या कर रही थी? किसी तालाब के पास जाती अपनी चोंच में पानी की बूंद भर के लेकर के उस आग में डाल दी। दूसरे जो जितने भी जंगल के जानवर थे, पक्षी थे, वो बोले कि तेरी से एक पानी की बूंद से क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होने वाला। तो फिर भी वो अपना काम कंटिन्यू कर रहे लगा। फिर अचानक से मिरेकल होता है और बारिश आ जाती है और जंगल की आग बुझ जाती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उस चिड़िया को हम आग बुझाने वालों को याद करेंगे, आग लगाने वालों को बुझाने वालों। तो अगर हमारा एक छोटा सा एफर्ट अगर किसी की जिंदगी बना सकता है, तो फिर हम ये काम क्यों ना करें? हम छोटे छोटे एफर्ट लगाकर अगर किसी की जिंदगी बना सकते हैं, तो हम ये काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों का प्रोफेशन सबसे नोबल है, इसीलिए हम लोगों को हार्ड वर्किंग कहा जाता है। ये वर्ड है आपके सामने, एक बार प्लीज देखिए सबने क्या था उस वर्ड में? एविल और गुड। और किसी ने पहले सबसे पहले क्या देखा? गुड देखा। यदि किसी ने एविल भी देखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने गुड देखा तो वो अच्छा है, किसी ने एविल देखा तो वो बुरा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारा नजरिया अलग अलग है, हमारा देखने का नजरिया अलग है, हमारा एटीट्यूड अलग है। ठीक है? एक छोटी सी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटी है। इसके लिए गुड़िया आगे आना फिर से दोबारा बेटा। एक स्टिक निकाल दो, वहाँ पे बची हुई है। नहीं वो 3 ही थे। आ जाओ बेटा, 4 स्टिक में चार सर वो फोर्थ टीचर हाँ, कौन मैं था? उसमें से 3 की टर्न आई थी, चौथी की टर्न मैं याद पूछ के नहीं ले रहा बेटा, उसमें से एक स्टिक निकाल दो। फोर्थ टीचर सर था मंजू सोनी मैम। सबको दिख रही है? आपको ये 9 लोग आपको 4 स्ट्रेट लाइन बनानी है, ओनली 4 स्ट्रेट लाइन, और चारों स्ट्रेट लाइन से आपको 9 लोग को कनेक्ट करना है। अगर कोई और भी आना चाहे तो कर सकता है। 4 स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बनती है ना। सारे लोग कनेक्ट होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन होगी चारों लाइन स्ट्रेट होंगी। फिर भी टच नहीं होते सारे। 1 2 3 4 5 1 2 4 लेकिन 5 आएंगी। ये टास्क तो किया नहीं 5 पड़ेगी 5 अरे डेट में नहीं कंप्लीट है 2 में का तब भी वो 2 चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, इसके आंसर पे चले। ये नहीं पता था हमें, ये बाहर भी आ सकती है। एक सेकंड
जो हमारा टॉपिक है उसमें पहले से लिखा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बाहर निकले। आपको थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना पड़ेगा हाँ कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। जो हम जनरली जो चीज सोचते हैं मैं